कपूर विला। दोपहर का समय। चाहत और तन्वी सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से ही तन्वी के रूम में बैठी हुई थी। वो दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि दादी किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी। निशांत भी ऑफिस के काम से बाहर चला गया था और गुड्डी भी अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई थी। चाहत ने बेड पर बोरियत से लेटते हुए तन्वी से कहा, यार तन्वी, इससे अच्छे तो हम ऋषिकेश में ही थे। ऐसी बोरियत तो मैंने कभी फील नहीं की आज तक। यार कम से कम हम वहाँ बाहर घूमने तो जा सकते थे। वहाँ तो मैं एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकलती थी तो मुझसे सांसें भी मुश्किल से ली जाती थी। वहाँ तो मेरी स्कूटी और मैं बस निकल पड़ते थे पूरे ऋषिकेश के सुंदर सुंदर नजारे देखने। लेकिन यहाँ आकर तो पिछले 2 घंटे से इस रूम के मौजूद वॉल के नजारे देख देख कर मेरी इन बेचारी लेकिन प्यारी आंखों ने भी थक हार कर जवाब दे दिया है। तन्वी चाहत के बगल में बेड पर बैठी हुई थी। वो चाहत से बोली, यार चाहत, तू भी ना, मैं जानती हूँ कि तू बेमन से यहाँ मुंबई आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू बेमतलब ही यहाँ की बुराइयां करना शुरू कर दे। आज ही तो हम दोनों यहाँ आए हैं, वो भी पहली बार। तू भूल गई क्या? हम दोनों प्रोफेशन से एक टूरिस्ट गाइड भी हैं। हमें दुनिया की हर जगह एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ये तो मुंबई शहर है। तुझे तो पता है कि इस शहर को सपनों का शहर भी कहते हैं। और ये शहर तो अपने देश के कई लोगों के लिए ड्रीम प्लेस है। लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए, और तू है कि इस शहर से दूर भागने के ड्रीम्स देख रही है। क्या पता यहाँ आकर तेरा कोई सपना पूरा हो जाए। क्या पता इस शहर ने तुझे अपने पास इसीलिए ही बुलाया हो ताकि वो तुझे कुछ ऐसा दे सके जिससे तेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाए और तू कुछ नया एक्सपीरियंस करे अपनी इस लाइफ में। क्या पता तुझे यहाँ किसी ऐसे लड़के से प्यार हो जाए। तन्वी आगे कुछ कहती उससे पहले ही चाहत जल्दी से उठते हुए बेड पर बैठ गई और जल्दी से उसने तन्वी के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़े गुस्से में बोला, बस तन्वी, ये बात फिर से अपने मुंह से मत निकालना। नहीं करना है मुझे किसी से प्यार। मेरा प्यार पूरी दुनिया के लिए है और खासकर तेरे लिए और तेरे पेट में पल रहे मेरे गोलू तोलू के लिए। नफरत है मुझे उस प्यार से जिसके बारे में तू अभी कहना चाहती थी। तूने भी तो प्यार किया था ना? क्या मिला तुझे? धोखा देकर छोड़कर चला गया तेरा वो सो कॉल्ड प्यार। और जो परसों मेरे साथ उस इंसान ने किया था ना, उसके बाद तो मैं खुद को इस लायक भी नहीं समझती कि। चाहत आगे कुछ कहती उससे पहले ही तन्वी ने भी जल्दी से अपना एक हाथ उसके मुंह पर रखते हुए उसे चुप करा दिया और उससे बोली, चुप, बिल्कुल चुप। कहा था ना मैंने कि तू उस इंसान की वजह से कमजोर नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं करूंगी ऐसी बात फिर से। बस तू शांत हो जा। चल अब मेरे साथ चल। इतना कहकर तन्वी चाहत का हाथ पकड़कर बेड से उठने लगी। तभी चाहत उससे बोली, अचानक? लेकिन कहाँ? तन्वी उसका हाथ पकड़ते ही खींचकर उठाते हुए बोली, चल तो सही, फिर बताती हूँ। तन्वी की बात सुनकर चाहत ने एक गहरी सांस ली और बिना एक शब्द बोले बेड पर से उठ गई। फिर वो तन्वी के साथ जाने लगी। तन्वी उसे उस विला के टेरेस पर ले गई। चाहत ने तन्वी से कहा, तू मुझे टेरेस पर क्यों लेकर आई है और क्या दिखाना है तुझे? तन्वी बोली, हम दोनों हमेशा की तरह अपनी सारी टेंशन को मिटाने आए हैं, जैसे हम बचपन से लेकर अभी तक मिटाते थे। चाहत ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, लेकिन उसके लिए हम दोनों घाट पर जाते थे और वो ऋषिकेश था और ये मुंबई है। यहाँ घाट नहीं, बीचेस है, जो कि हमें पता भी नहीं है कि कहाँ है और कितनी दूर है। तन्वी उससे मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ कि वो ऋषिकेश था और ये मुंबई है। ऋषिकेश में घाट है तो मुंबई में बीचेस हैं। लेकिन मैं इन सब की बात कर भी नहीं रही हूँ। मैं तो तुझे अभी अपने इस घर में मौजूद नए घाट पर लाई हूँ और उसी की बात कर रही हूँ जहाँ पर बैठकर हम दोनों हमेशा की तरह अपनी सारी टेंशन भगाएंगे। चाहत तन्वी की बात को ना समझते हुए बोली, क्या कहना चाहती है तू? साफ बोलना। उसके इतना कहते ही तन्वी ने अपने एक हाथ की उंगली के सामने इशारा करते हुए उससे कहा, वो रहा हमारा न्यू घाट जहाँ पर हम दोनों अपनी सारी टेंशन भुलाने आएंगे और अभी भी वही करने आए हैं। चाहत ने जब उस ओर देखा जहाँ तन्वी हाथ का इशारा करके उसे दिखा रही थी तो वो हैरान नजरों से उस ओर देखने लगी। उसके सामने स्विमिंग पूल था और उस स्विमिंग पूल की एक छोर पर बिल्कुल पास में बड़ा रॉक माउंटेन वाला फाउंटेन बना हुआ था जिससे पानी बहकर पूल के अंदर जा रहा था। तन्वी बोली, अब से ये हमारा नया घाट है ना? पूरा मॉडर्न घाट। तन्वी की बात सुनकर चाहत खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे पर रखे सन लाउंज पर जाकर बैठ गईं और बातें करने लगी।
कुछ देर तक वहाँ बातें करने के बाद वो दोनों वापस तन्वी के रूम में जाकर टीवी पर मूवी देखने लगी। चाहत ने रूम में ही मौजूद टेलीफोन पर एक सर्वेंट से कहकर अपना और तन्वी का लंच तन्वी के रूम में ही मंगवा लिया था। करीब शाम के 5 बजे के आसपास एक मेड तन्वी के रूम में आई और उन दोनों से बोली कि दादी उन दोनों को नीचे हॉल में बुला रही है। ये सुनकर दोनों जल्दी जल्दी से उठी और उस मेड के साथ नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। वो दोनों जब हॉल में पहुंची तो उन्होंने देखा सोफे पर दादी के साथ प्रशांत जी बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। इतनी बदमाश थी चाहताब? तभी तन्वी झट से बोली, थी नहीं निशांत, अभी भी उतनी ही है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ, बचकर रहना सबके सब इससे। सभी हंसने लगे और चाहत बेचारी सभी को सिर्फ देखती ही रही। तभी दादी बोली, अरे क्यों छेड़ रहे हो मेरी प्यारी चिड़िया को? दादी ने बस इतना कहा ही था कि चाहत दादी कहती हुई उनके पास गई और सोफे पर उनके पास बैठकर उनके कंधे से लिपट गई। फिर दादी चाहत के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए सभी से बोली, कब से देख रही हूँ
सबके सब मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। ये तो कितनी प्यारी मासूम है। तन्वी ने हल्का मुस्कुराते हुए कीर्ति जी से धीरे से कहा, लो चाची, अब दादी शुरू हो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं होने वाली दादी की प्यारी और मासूम चिड़िया को कुछ बोलने की। उनकी बात सुनकर कीर्ति जी मुस्कुरा दी। तभी किसी की तेज आवाज उन सभी को सुनाई दी, आई एम बैक। सभी ने उस आवाज की ओर देखा तो एक 24 साल उम्र तक की लड़की उस विला में एंट्रेंस पर खड़ी थी, जिसने सॉलिड सिल्वर कलर में एक वन पीस पहनी थी और हाई हील्स वाली मैचिंग सैंडल्स और कानों में मैचिंग इयररिंग्स और आंखों में काजल। वो जल्दी से चलकर दादी के पास जाने लगी। दादी सोफे पर बैठी थी तो वो उनके सोफे के पीछे जाकर उनके गले से लिपट गई। दादी ने उसके गाल पर अपना सीधे हाथ की हथेली प्यार से रखते हुए कहा, अरे प्रिंसेस, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने कहा, दादी मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए जब मुझे पता चला कि आप घर आ गई हैं तो मैं भी जल्दी से आपके पास आ गई। फिर वो लड़की सीधा निशांत के पास गई और निशांत भी सोफे से खड़ा हो गया। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले लग गए। फिर वो लड़की निशांत से बोली, आई लव यू भाई। निशांत ने भी उसे जवाब दिया, आई लव यू टू छोटी। फिर वो उसी के पास सोफे पर बैठ गई। चाहत, तन्वी और कीर्ति जी भी सभी के पास सोफे पर आकर बैठ गई। निशांत ने देखा चाहत और तन्वी चुपचाप उन्हें ही देख रही हैं, तो उसने उन दोनों को उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये है श्रेया, मेरी छोटी बहन और इस पूरे घर में सबसे छोटी और हम सभी की लाडली। चाहत ने कहा, हाँ हम दोनों जान गए क्योंकि दादी ने हमें इनके बारे में भी बताया है। श्रेया ने भी उन दोनों की ओर देखते हुए अपना हाथ बारी बारी से उनकी ओर बढ़ाकर खुद को उनसे इंट्रोड्यूस किया। थोड़ी देर तक आपस में बात करने के बाद वो तीनों ऐसे लगने लगी जैसे वो अभी पहली बार नहीं मिली हो, बल्कि कई सालों से एक दूसरे को जानती हैं। श्रेया, तन्वी, चाहत और निशांत आपस में एक दूसरे से कई देर तक बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो चारों अपने अपने कमरे में आराम करने चली गईं। दादी, प्रशांत जी और कीर्ति जी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। कीर्ति जी ने दादी को देखते हुए कहा, माँ कितना अच्छा लग रहा है ना इन दोनों बच्चियों के घर आने से। कितने समय बाद यहाँ इस घर में इतनी हंसी मजाक वाला माहौल बना है, वरना इस घर में हमेशा बस खामोशी ही रहती है। और आपने देखा ना निशांत और श्रेया को कितने अच्छे से इन दोनों से घुल मिल गए। वरना आप तो जानती है ना, इस घर के बच्चों को दिन भर सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं। इन लोगों के पास तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि आपस में बैठकर 2 पल एक दूसरे के बिना ऑफिस और बिजनेस के काम के अलावा बात ही कर लें। और पूरे परिवार के साथ टाइम बिताना तो दूर की बात है। काश अभी रिवान, रोहन, शान और निहाल भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। दादी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, सही कहा, इन बच्चों ने जब से होटल और कंपनी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है तब से ये सभी परिवार से जैसे दूर दूर रहने लग गए हैं। तभी दादी प्रशांत जी को देखते हुए बोली, रिवान ऑस्ट्रेलिया से कब आ रहा है और वो तीनों कब आएंगे? बात हुई तुम्हारी उनसे? प्रशांत जी उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो रिवान ने बताया कि कल वो दिल्ली पहुंचेगा और परसों रोहन, शान और निहाल के साथ ही घर आएगा। दादी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, ये सभी एक साथ घर तो आ रहे हैं। तभी कीर्ति जी बीच में ही बोली, हाँ आएंगे तो सही, लेकिन सिर्फ एक दिन घर रहेंगे, फिर वापस या तो होटल में या फिर बिजनेस मीटिंग के बहाने कहीं किसी और जगह चले जाएंगे। प्रशांत जी बोले, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, वो लोग हमारी सुनते ही कहाँ हैं। तभी कीर्ति जी दादी की तरफ देखते हुए उनसे बोली, माँ आज जोधपुर से जयश्री मासा का कॉल आया था। दादी ने उनकी बात सुनी तो वो गहरी सोच में डूब गई और उसके बाद वो बोली, क्या कह रही थी? कीर्ति जी ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें जवाब दिया, वही जो भूमि बाईसा आपसे हर बार पूछती है और आप उनकी बात को हमेशा टाल देती हो। मासा इस बार भी पूछ रही थी, आपके पास भूमि बाईसा का कॉल आया था क्या? और आपने भूमि बाईसा को साफ साफ मना तो कर दिया था ना कि रोहन और तानिया की शादी आप नहीं कर सकती हैं। दादी जी ने कीर्ति की बात सुनी तो वो परेशानी भरी आवाज में उनसे बोली, हाँ आया था भूमि का कॉल, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना तो नहीं किया है, बस हमेशा की तरह यही कहा कि मैं पहले रोहन से बात करूंगी, फिर अगर रोहन जब हाँ कहेगा तभी मैं उसे कुछ जवाब दे सकती हूँ। उनकी बात पर कीर्ति जी बोली, मुझे नहीं लगता कि रोहन हाँ कहने वाला है, उसे तो लड़कियों से चिढ़ हो जैसे।
वो किसी लड़की को दोस्त बना सकता है, लेकिन जब भी कभी शादी की बात आती है तो वो हमेशा गुस्सा हो जाता है। और यही हाल हमारे रिवान का भी है। तभी प्रशांत जी बोले, हाँ, यही तो वजह है जिसकी वजह से रोहन और रिवान इतने दिनों से हम सभी से दूर दूर रह रहे हैं। अगर बाबूजी ने उससे वृश्चिका और उसकी शादी की बात नहीं कही होती तो इतने दिनों के लिए वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता। दादी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों पोते किसी भी दबाव में और मजबूरी में शादी करें। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो दोनों अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करें और जिंदगी भर खुश रहें। कीर्ति जी ने उनसे कहा, हाँ माँ, मैं खुद यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे दिल से शादी के रिश्ते को निभाएं, ना कि किसी बोझ की तरह ढोएं। वैसे कल सुबह फिर से कॉल करेंगी माँ साहब को, आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। कीर्ति जी की बात सुनकर दादी ने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया। वही थोड़ी देर बाद रात हो गई थी। सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन श्रेया, तन्वी और चाहत टेरेस पर जाने लगे। चाहत और तन्वी ने देखा टेरेस पर भी गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें एक सुंदर सा वॉल वाटरफॉल फाउंटेन भी था और वहीं सिटिंग एरिया और एक स्विमिंग पूल भी था। वो तीनों वहां सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। काफी देर तक बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने रूम में चली गई सोने के लिए।